गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार तो हमने जनरल लेक्चर लिया था, आज फिर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं और आप लोगों को स्टडी मटेरियल के तौर पे हमने बताया था कि ई ज्ञान कोश पे चले जाएं और वहां से डाउनलोड कर लें, ई ज्ञान कोश से डाउनलोड कर लें। मॉडर्न हिस्ट्री वाले अलग अलग मॉड्यूल जो है वहां पे आपको मिल जाएंगे और उनसे आप अंडरलाइन करके अगर प्रिंट निकाल सके तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। प्रिंट निकाल के पढ़ेंगे तो रिवीजन के लिए फ़ायदा हो जाता है, तो ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ है कि जो इग्नू के नोट्स हैं, ई ज्ञान कोश जो आपको बताया, वो आपको वो समझ देंगे थोड़ी सी यूपीएससी टाइप की, नहीं तो फिर दूसरी किताबें या नोट्स होंगे वो केवल एमपीपीएससी के हिसाब से ही तैयार है, यूपीएससी के हिसाब से नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से जो प्रश्न होता है वो सीधा प्रश्न नहीं होता। तो आज हम चलेंगे थोड़ा सा क्रांतिकारियों की तरफ, रिवॉल्यूशनरीज की तरफ। जो रिवॉल्यूशन हुई थी, एक तरह से जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कितने चरण थे, उसमें कौन कौन से क्रांतिकारी थे और वहां से हम लोगों को कौन से आदर्श सीखने को मिलते हैं और एथिक्स के पेपर में क्या काम की चीजें हैं वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको, जैसे हमने पुनर्जागरण की पिछली बार बात की थी, तो मैं पुनर्जागरण जो रेनेसा है, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, अगर एमपीपीएससी में प्रश्न बनेगा तो वो सीधा प्रश्न होता है, जैसे कि एनी बेसेंट के बारे में होता है या थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में होता है, तो सीधा प्रश्न होता है एकदम कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का संगठन बताइए, उसके कार्यक्रम बताइए। तो आप जो नोट्स में पढ़ते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वही आप वहां जाकर के आंसर लिख देते हैं, तो बहुत सीधा आंसर, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये जो आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं और अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं और उन्हीं में से प्रश्न आते हैं, या 20 क्वेश्चन मार्केट में मिलते हैं, उसी में से प्रश्न आते हैं। तो जो प्रश्न की लैंग्वेज है वही होती है, आंसर जो वहां दिया है, तो आप एक तरह से रट के भी अगर चले जाएं तो भी आपको 70-80% बन जाता है आपका, क्योंकि वही लिखना होता है। आपको क्या लिखना है ये पहले से पता है, लेकिन यूपीएससी में पहले से पता नहीं होता। एमपीपीएससी के प्रश्नों में आपको पहले से पता है, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है वैसे। यूपीएससी के प्रश्न आपको जब मिलेंगे पहली बार, तो वो प्रश्न इसी साल के लिए अभी बना है, वो पहले से बना हुआ प्रश्न नहीं है। कोई भी प्रश्न यूपीएससी में आता है तो जैसे 2021 की एग्जाम है मेंस की, तो 2021 का प्रश्न है वो कभी 2014 या 13 में नहीं पूछा गया, अनसॉल्व में नहीं मिलता आपको। तो इसका मतलब पहली बार प्रश्न का निर्माण हुआ, तो उसका उत्तर पहले से कैसे पता हो सकता है? तो उत्तर आपको बनाना पड़ेगा, उत्तर को डिजाइन करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में डिजाइन करना पड़ेगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी या एनी बेसेंट इस तरह से नहीं पूछेंगे जैसा एमपीपीएससी पूछ रहा है, एनी बेसेंट को या थियोसॉफिकल सोसाइटी को, उस तरह से प्रश्न नहीं आएगा। वहां प्रश्न आएगा कि प्राच्य विद्याएं किस प्रकार से विदेशियों को आकर्षित करने में सफल हुई हैं और दूसरे देशों से आकर भारत के हिंदू धर्म के प्रति रुचि बढ़ाना, उनके प्रति जागृति पैदा करने का काम कौन कौन सी संस्थाओं ने किया, विस्तार पूर्वक लिखिए। अब ये बिल्कुल अजीब चीज हो जाएगी। अब इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी भी आएगा, एनी बेसेंट का नाम भी आएगा, लेकिन वो एक हिस्सा होगा, 30% हिस्सा होगा आंसर का।
अभी आपको और कुछ ओरिएंटलिस्ट का नाम डालना पड़ेगा और इस तरह से कंप्लीट आंसर होगा। और आंसर का डिजाइन जो होगा वो इंट्रोडक्शन टाइप, जो पहला पैराग्राफ बनाओगे या पहले जो 2-3 पॉइंट है वो पॉइंट फिर अलग होंगे, बीच में कंटेंट कौन सा होना चाहिए, एकदम एंड जो करोगे आंसर का वो कैसे करोगे, ये यूपीएससी का पूरा डिफरेंट है, तब जाकर के मार्क्स मिलते हैं। तो आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए उसकी तैयारी भी, तो इग्नू का जो नोट्स है वो आपको ऐसे तरह तरह के सैंपल देता है, तरह तरह के सैंपल देता है, उससे आपकी आदत बन जाती है। मान लीजिए प्रश्न इग्नू के हिसाब से नहीं भी आ रहा है तो भी 4-5 उस तरह के प्रश्नों का उत्तर आपने एक तरह से उसमें पढ़ रखा है, क्योंकि उसका पढ़ाने का, बताने का, लिखने का तरीका ऐसे ही होता है जैसा यूपीएससी पूछता है। इसलिए आपकी जो टेक्स्ट बुक है या बाजार में जो मटेरियल मिल रहा है वो आपको नहीं बना पाएगा, तो वो एनालिटिकल होता है। तो एनालिटिकल में आप रास्ता भी खोजते हो, बताते भी हो, निर्देश भी देते हो और उसको परिणाम तक पहुंचाते भी हो। जबकि जो पहले से गाइडेड होता है उसमें कुछ नहीं करना होता है, उसमें पहले से फिक्स है एक पैटर्न कि सबसे पहले स्थापना लिखेंगे, हेडक्वार्टर लिखेंगे, किन किन ने इसकी स्थापना की और उनके कार्यक्रम क्या थे, और अंत में उसकी उपलब्धियां लिख देंगे, अचीवमेंट्स लिख देंगे, काम खत्म हो गया। यहाँ उससे काम खत्म नहीं होता। सबसे पहले तो प्रश्न की जान समझनी पड़ती कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है, तो मैं कौन कौन से कंटेंट इसमें डाल दूं। सबसे पहले कंटेंट तय करना पड़ेंगे। तो ये जो है ये उत्तर आपका तैयार नहीं है, बल्कि एक छोटा होमवर्क, या यूं कहें कि एक रफ वर्क करना पड़ता है आपको, रफ वर्क जैसा करना पड़ता है दिमाग में कि मैं कौन कौन सी चीजें इस प्रश्न के उत्तर के रूप में दूंगा। तो रफ वर्क करने के लिए भी तो आपके पास तो जितनी चीजें आपने पढ़ी होगी, तो इसलिए ई ज्ञान को उससे पढ़ोगे तो रफ वर्क अच्छे से हो पाएगा। फिर फेयर करोगे आप, जब आंसर लिखोगे तब फेयर करोगे। तो मैं 10 फ्लेवर देता हूं आपको, लगभग 10 फ्लेवर्स देता हूं अलग अलग क्वेश्चंस के, ठीक है। तो 10 टाइप के क्वेश्चंस लिखो, तो उससे आपको आइडिया आएगा, ठीक। हमारा स्वतंत्रता संघर्ष राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है, नेशनलिज्म। Our freedom struggle based on nationalism. राष्ट्रवाद की विभिन्न धाराएं, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ नेशनलिज्म, इस स्वतंत्रता संघर्ष में काम कर रहे थे। Work in freedom struggle. Analyze it. विश्लेषण कीजिए। अब ये बिल्कुल अलग चीज है। अब ये प्रश्न जो ये यूपीएससी स्टाइल का प्रश्न, ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी अब पूछना शुरू करेगा 1 या 2 साल में। अभी शुरू हो गया, पिछले साल से शुरू हो गया है, लेकिन अब एमपीपीएससी पूरा इसी पैटर्न में जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूं आपको कि एमपीपीएससी बदल रहा है, एमपीपीएससी बदल रहा है। अब पिछले 2 सालों से लोगों ने मानना शुरू कर दिया। मुझे बताते हैं जो बच्चे मेंस इंटरव्यू देते हैं, अभी तो हुआ नहीं इंटरव्यू, लेकिन जो लोग निकलते हैं वो बोलते हैं नहीं सर आपने कहा वो हो गया नहीं, मैंने कहा अभी और होगा, अभी और नजदीक जाएगा वो, अभी यूपीएससी के और नजदीक जाएगा। तो वो लोग विश्वास नहीं करते, वो सोचते कि एमपीपीएससी अलग है, यूपीएससी अलग है, आप हमको वैसा बताओ। तो जैसे मैं इस तरह से आपको सजेस्ट करता हूं, कपड़े की दुकान में क्या होता है, एक बहुत छोटा बच्चा लेके जब आप जाते हो ना 6 साल का, तो उसको ऐसा कपड़ा बताते हैं कि वो 9-10 साल का होगा, तब भी वो देखते हैं कि ये जो कपड़ा, ये जो आप जैकेट खरीद रहे हो, ये जैकेट तो करीब 4-5 साल चलता है, आपका बच्चा अभी 6 साल का है और 4 साल बाद ये हो जाएगा 10 साल का, तो एकदम लंबाई बढ़ती है उस समय में।
तो मैं आपको ऐसा दे रहा हूं कि अभी इसको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, 5-6 महीने, साल भर तक, लेकिन बाद में इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा, लेकिन 4 साल बाद फिर इसको छोटा लगने लग जाएगा, तब तक ये लगभग काफी पहन चुका होगा। तो मैं आपकी तैयारी उस टाइप से कर रहा था। मुझे मालूम नहीं कि अभी बच्चा कितने साल का है, तो उसको जैकेट कौन सा वाला ले रहा है, तो उसको कौन सी साइज का देना है, ताकि वो, तो एमपीपीएससी की और यूपीएससी की तैयारी भी उस तरह से होती है कि एमपीपीएससी जाएगी कहां पर, आया समझ, वो जाएगी कहां। तो अभी किस हिसाब से आपको पढ़ा दिया जाए कि आप कभी स्टेट सर्विस निकालना चाहो तो वो भी निकल जाए, और कभी यूपीएससी में बैठ जाओ तो वो भी निकल जाए, इस टाइप से बताते हैं आपको। पर ये अनुभव होता है। अनुभव क्या होता है कि बच्चे की उम्र का भी अनुभव, उसकी लंबाई का भी अनुभव, और कई बच्चों को देखा है कि 6 साल वाले बच्चे एकदम से बढ़ते हैं तो 10 साल के होते होते काफी लंबा हो जाते हैं। तो ये अनुभव है उसका, इस वजह से वो ऐसा जैकेट सजेस्ट करता है। अदरवाइज पैसा तो उसको देना है, किसको, जूता भी ऐसे ही सजेस्ट किया जाता है। कई बार वो कहता है आपको अभी टाइट लग रहा है, लेकिन 4-5 दिन बाद बहुत लूज हो जाएगा। आप जो बड़ा वाला ले रहे हो फिर वो पहनने लायक नहीं रहता कई बार, तो आप इसी को लो। तो अनुभव के आधार पे बात होती है, वही सजेस्ट करते हैं, पर लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत सजेशन है। तो जिसको अनुभव नहीं है, उन्होंने मार्केट में माहौल खराब कर रखा है, तो हम आपको बता रहे हैं, देखो उत्तर कैसे दे पाओगे। ऐसे ही होता है। तो थिंकर तो आपको बनना पड़ता है ना, थिंकर बनना पड़ता है, नहीं तो फिर आप वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन जाते हो और कॉपी करने लगते हो, भेड़चाल जिसको हम लोग कहते हैं। नहीं तो आप अपना विचार, आपके परिवार में हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस तरह से बात करते हैं और आप समझाते हो कि नहीं हम क्लास में पढ़ के आए, आप लोगों की ये सोच गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि यूं होगा। आप बताते हो ना, घर पे अगर आप देखते होंगे कि कोई आपके परिचित या आपके दोस्त या घर परिवार में बिल्कुल एक ऐसी दिशा में सोच रहे जिसमें लाखों लोग, करोड़ों लोग सोच रहे हैं, और वो दिशा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट है, वो भेड़चाल है, वो नकल है, उसमें अकल बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे बोलने में आएगा, आप बोलोगे। तो ये जो क्षमता है आप में बोलने की जो विकसित हुई अलग से, ये यूपीएससी डिमांड करती। एमपीपीएससी आपकी भेड़चाल से निकल सकती थी पहले, लेकिन अब वो भी नहीं निकलती। अब भेड़चाल से एमपीपीएससी भी नहीं निकाल सकते आप, उसमें भी अब एनालिसिस चाहिए, वो भी आ गया अपने रंग में अब। तो ऐसे ब्यूरोक्रेट होंगे। तो आपसे इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्रकार का वर्णन करेंगे। जो एक और प्रश्न लिखिए आगे। स्वदेशी आंदोलन का सीधा सा अर्थ इंडिजिनाइजेशन लगता है, यानी देशीकरण लगता है। स्वदेशी आंदोलन का सीधा सा अर्थ देशीकरण लगता है। लेकिन उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना था। महत्वपूर्ण उद्देश्य अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना था। अब ये प्रश्न एमपीपीएससी में, पुरानी एमपीपीएससी में आता, पहले जैसे पूछा जाता तो कैसा पूछा जाता? स्वदेशी आंदोलन क्या था, कब चला था और उसके कार्यक्रम क्या थे? तो आप लिखते हैं विदेशी कपड़ों की होली जनाना, ये चरखा काटना, ये वो सब कार्यक्रम लिख दो, खुश हो गए। और ये 1905 के बंगाल विभाजन के आसपास चालू हुआ था, इसके प्रमुख नेता ये थे और जनता ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और आप भी अपनी पीठ थपथपा और उत्तर हो गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये घुमा दिया। आप जैसे समझ रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन मतलब देशीकरण, यानी कि हमारा खुद का, नहीं, बात खुद का नहीं है। खुद का यानी आत्मनिर्भर भारत एक तरह से, तो ये आत्मनिर्भर भारत जैसा नहीं है, बल्कि ये है कि जैसे मैं आपको कई बार बताता रहता हूं कि जो बड़ा नेता होता है उसको अगर आप करोड़ों की रिश्वत ले लेता है तो फिर उसके बच्चों में गुंडागर्दी करने की ताकत आ जाती है।
तो अगर मान लिया जाए कोई 50 लाख की गाड़ी को दनदनाता हुआ दौड़ाता हुआ जा रहा है, उसको परवाह ही नहीं कि किससे टकराएगी ये गाड़ी, और बहुत फास्ट ले जा रहा है, तो उसके बारे में ये नहीं है कि कई लोग, एक साधारण व्यक्ति तो ये मूल्यांकन कर सकता है इसके बाप के पास पैसा है, इसके पास पैसा है इसलिए दौड़ा रहा है, मतलब बहुत सीधा सीधा। तो हो सकता है कुछ लोगों के मन में यह है कि हमारे पास होगा तो हम भी दौड़ाएंगे लेकिन एक सभ्य व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, एनालिटिकल तरीके से अलग सोचता है कि ये तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, ये तो शांति के अगेंस्ट है, ये तो एक तरह का क्राइम है, ये तो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन है, ये तो मानवता का उल्लंघन है, ये तो एक प्रकार की हिंसा है, ये तो किसी के प्राण लेने के बराबर है, ये तो राइट टू लाइफ के खिलाफ है, जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है, इसका क्या जाएगा, अचानक से कोई चपेट में आएगा, इसकी तो जमानत हो जाएगी। तो ये ताकत आई कहां से, ये मसल पावर आया कहां से, इसी व्यक्ति में ये ताकत क्यों है, दूसरों में तो नहीं है। तो इसी व्यक्ति में ये ताकत इसलिए है क्योंकि ये इकोनॉमिकली, लेकिन ये जो पैसा है ये अनड्यू वाला है, अवांछित पैसा है। अगर मेहनत करके कमाया होता तो क्या ये इस तरह से कर रहा होता? नहीं, मेहनत के पीछे तो फिर बाद में, एक तो मेहनत से इतना ज्यादा कमाया नहीं जा सकता, सीधी सी बात है, और दूसरा किसी ने कमा भी लिया तो वो तो डाउन टू अर्थ हो जाएगा, तो पोलाइट हो जाएगा, वो अपने बच्चों को इतनी छूट ही नहीं देगा, इतनी महंगी गाड़ी देगा ही नहीं, या फिर उसको संस्कार देगा उसके साथ, तो उसके ड्राइवर चला रहे होंगे, उसका बच्चा तो पीछे बैठा होगा और वो तो काम पे लगा होगा। सज्जन व्यक्ति का बच्चा तो चुपचाप काम पे लगा रहता है ना, उसको आवारागर्दी करने का टाइम कहाँ होता है। तो इसका मतलब जो काला धन होता है, ब्लैक मनी होता है, करप्शन होता है, वो मसल पावर देता है और उससे क्राइम होता है, तो क्रिमिनल्स बढ़ते हैं। तो ऐसे समाज में जहां काले धन को बढ़ावा दिया जाता है, जहां काले धन का एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, जहां करप्शन को सराहा जाता है, उस समाज में ये ठीक वैसे ही इसका उत्तर जाएगा कि आखिर अंग्रेज वहां से जहाज लेकर के इधर आए और किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेना और फिर उसको लूटना और फिर उसको ले जाना उसकी संपत्ति को, तो ये कॉन्फिडेंस इंग्लैंड में कहां से आया? तो ये कॉन्फिडेंस आया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, मैनचेस्टर से, जहां कपड़ा बनता है, इंडस्ट्रीज से कच्चा माल यहां से ले जाएंगे, तैयार माल लेके आएंगे, बेचेंगे, इंडिया को खोखला करेंगे, यहाँ के कुटीर उद्योगों को समाप्त करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं कि चरखे से आजादी आई है, साहब ये ऐसा झूठ मत बोलो। तो चरखा प्रतीक था। अभी कल मैं पढ़ रहा था, एक सोशल मीडिया पे लिखा, चरखे से कपड़ा बनता है, कपड़ा मिलता है, आजादी नहीं मिलती। चरखे से क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, आजादी नहीं मिलती। तो कल से तो कोई बोल दे कि एंटी करप्शन कानून से व्यक्ति को जेल भेजा जाता है, इस तरह से गाड़ी दौड़ाने वालों को रोका नहीं जा सकता, ऐसे थोड़ी होता है। वो वही तो बता रहे हैं, वो मसल पावर कहां से तैयार हो रहा है? तो चरखे से क्या किया गया था? मसल पावर खत्म किया गया था, कॉन्फिडेंस लूज किया गया था। किसका? अंग्रेजों का। अब आ रहा था, चरखा बहुत खतरनाक चीज थी। गांधी जी चरखा लेके बैठे हैं और अंग्रेज डर जाएंगे। क्यों नहीं डरेंगे? मान लिया जाए बनिए की कोई दुकान चल रही है और बनिए की दुकान में इस प्रकार के सामान है जो महिलाएं घर में भी बना सकती हैं, पापड़ है, बड़ी है, अचार है, और बनिए का दुकान जो है भरा पड़ा है और वो उस पर मनमाने दाम वसूल रहा है और लोग परेशान हैं। और बनिया किसी दिन अगर मान ले जाए उस मोहल्ले से निकले और देखे कि हर घर में तो बाहर पापड़ बना के सुखाए जा रहे हैं, हर घर में बड़ी बनाई जा रही है, हर सेवैयां बनाई जा रही हैं, जो उसकी दुकान में सब सामान मिलते हैं वो सारे घर घर में बनाए जा रहे हैं और लोगों ने चबूतरों पे सुखा रखे हैं, तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब मैं बेचूंगा किसको, क्योंकि इसी मोहल्ले से तो मेरी दुकान चलती है, इन्हीं की इन जरूरतों को तो मैं पूरा करता हूँ, और ये तो महिलाओं ने अपने फ्री टाइम में बनाना शुरू कर दिया, तो गेम ही खत्म हो जाएगा। तो उसकी लूटपाट चल पाएगी?
तुम अपना माल लेके बैठे रहो। बोले नहीं, इसका हमने इतना दाम लगाया होगा, हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे लोग खादी पहनेंगे, तुम्हारा मैनचेस्टर का कपड़ा पहनेंगे ही नहीं। नहीं, उससे कोट अच्छा बनेगा, पैंट। बोले नहीं, कुछ नहीं, हम धोती कुर्ता पहन लेंगे, खादी वाला पहन लेंगे। पैंट शर्ट भी बनाना होगा तो इसी का बना लेंगे, कमीज पजामा बनाना होगा इसी का बन जाएगा, हम तो इसी का बना लेंगे। तो विदेशी कपड़ों की होली, फिर तो होली क्यों जला रहे हैं? क्योंकि हम पहनेंगे नहीं, प्रतीक स्वरूप जला रहे हैं। वीर सावरकर ने भी जलाई थी, सबसे पहले होली जलाई थी। विदेशी कपड़ों की होली जलाएंगे, फिर ऑल्टरनेट देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि कपड़ा तो चाहिएगा। तो केवल विदेशी कपड़ों की होली जलाने से काम हो जाएगा नहीं, स्वदेशी भी बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा? घर घर में चरखे से। बड़ी बड़ी मिलें नहीं तो क्या हो गया, अपनी आवश्यकता के कपड़े हम खुद बना लेंगे। तो प्रतीक था, वो चैलेंज था, इसलिए शुरू में चरखे को कहां स्थान दिया गया था? तिरंगे पे। चक्र को नहीं दिया गया था, किसको दिया गया था? तिरंगे पे। तो प्रतीक है, प्रश्नों में समझ रहे हैं ना, प्रतीक। अब ये आप इतनी गहराई में इग्नू में जाकर के उसको पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज तो सोशल मीडिया पे आदमी लिख देगा कि गांधी को इंपॉर्टेंस देने की क्या जरूरत है। गांधी की गहरी सोच तो किसी के समझ में आएगी नहीं ना, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगी आपको भी। आप में से भी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो उसी भीड़ के साथ हो जाएंगे, तो नमूने बन जाओगे, कार्टून बन जाओगे, आपकी औकात उससे ज्यादा नहीं रहेगी। अधिकारी तो किसी कीमत पे नहीं बन सकते, आपको क्यों बनाएंगे? आप में तो वो समझ ही नहीं है। तो बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने अभी मसल पावर बढ़ाया, आपने फिल्में देखी होंगी, जितनी फिल्मों में कॉलेज में जो गुंडा बताया जाता है वो किसी पैसे वाले का बच्चा होता है, या कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा डोनेशन वही देता है, उसका लड़का। देखी होगी ना, तरह तरह से फिल्में बनाई जाती है। तो हीरो होता है तो हीरो को अभी अधिकांश जगह पर गरीब बताया जाता है, आम आदमी का बच्चा बताया जाता है, या छोटे किसी कर्मचारी का बच्चा बताया जाता है। और जो उसमें अहंकार होता है, फिर उसकी ठुकाई होती है, फिर उसका बाप आता है, फिर वो कहता है इसको हटाओ। ये फिल्मों का एक पैटर्न रहा ना, हिंदी फिल्म में तो ऐसे ही बनता था। तो मसल पावर उसका बताया जाता है कि इसमें गुंडागर्दी करने की ताकत, लड़की को उठाने की ताकत, कॉलेज से ही गायब कर दिया उसको। हर किसी को पीट देने की ताकत, कॉलेज के इलेक्शन में गड़बड़ करने की ताकत, उसमें कुछ भी चीटिंग करके इलेक्शन जीत जाना। तो तरह तरह की फिल्में बनी है, 100 से ज्यादा फिल्में इसी थीम पे बनी होंगी जो मैंने आपको बताया। तो उसमें यही बताने की कोशिश की जाती है कि इसमें मसल पावर आया कहां से, आखिर इतनी ताकत कहां से आई। तो हमको वो ताकत खत्म करनी है, क्योंकि ये तो एक व्यक्ति है, इसको पीट देने से क्या होगा, इसका सिर फोड़ देने से क्या होगा, इसको मार भी डालेंगे तो क्या होगा। क्योंकि और जो समाज में उस टाइप के लोग हैं जो डोनेशन देने वाले हैं, उनके बच्चे कल से उठ खड़े होंगे, फिर ये ताकत उनमें घुस जाएगी। तो ये ताकत खत्म करना, तो ये आपको पकड़नी पड़ेगी बात को। अब आप कभी निबंध लिख रहे हो तो उसमें कैसे यूज करोगे? निबंध होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण। तो राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो गया, या अपराध का राजनीतिकरण, ये भी हो सकता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम्स या क्रिमिनल्स क्यों हो जाता है उनका? क्योंकि क्रिमिनल में ताकत है, लोगों को डराने की, वोट को बदलवाने की, या ईवीएम में गड़बड़ कराने की, या और उसको ताकत है, उसके पास है, पैसा है उसके पास, वो प्रभावित कर सकता है चुनावों को, इसलिए उसको या तो वो टिकट दिया जाता है या फिर उससे सपोर्ट लिया जाता है चुनाव में। तो बाद में जब वो जीत जाता है चुनाव, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो बाद में वो उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से काम चलाते हैं। यही तो आपका राजनीति का अपराधीकरण हो गया। तो निबंध में भी ये काम आने लग जाएंगे। एथिक्स वाले पेपर में ये मैटर ज्यों का ज्यों काम आएगा। तो दरअसल जिस मैटर को आप तैयार करते हो, जिन नोट्स को तैयार करते हो, वो सभी पेपर में काम आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी आते हैं, सेकंड में भी आते हैं, थर्ड में भी आते हैं, फोर्थ में भी आते हैं, एसे में भी आते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं। इंटरव्यू में भी लगभग ऐसा प्रश्न आएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे कि समाज को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है, राजनीति को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है, नौकरशाही में पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है।
या नौकरशाही को उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है, इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे से ठीक इसी लैंग्वेज में आंसर दीजिए जो मैं बता रहा हूं आपको। एक साथ सारी तैयारी हो गई कि नहीं? सभी कुछ तैयारी हो गई। इसलिए बेसिक थीम को समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही तैयारी है, यकीन मानिए यही तैयारी है। कई लोग इसको सोचते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं ये तो मतलब ये तो बातचीत हुई, आपने बात रख दी और हमने सुन ली बस। नहीं, ये तैयारी है पूरी। इस दिशा में सोचिए, अलग अलग धाराओं में सोचिए। इसलिए पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ताकत जैसे किसी को दोगे वो भ्रष्ट हो जाएगा या भ्रष्ट करेगा, और ज्यादा ताकत दे दोगे ज्यादा भ्रष्ट करेगा। ज्यादा ताकत आ जाएगी तो और ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। अखबार वाले को ज्यादा ताकत दे दोगे, अखबार वाला भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। जैसे दैनिक भास्कर अखबार था तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका मॉल हो गया, ताकत आ गई, और वो दूसरा मॉल तैयार नहीं होना देता कोई भी। आसपास जहां कहीं पे भी मॉल तैयार होता है उसकी कब्र खोदने लग जाता है, वो डुबो के रख देता है उसको। देखा आपने न्यू मार्केट के वहां पे वो जो बड़ा सा मॉल तैयार हो रहा था, उसमें जाके पेंच फंसा दिया। और कोई आसपास कहीं बड़ा मॉल तैयार होता है, वो कुछ न कुछ ऐसा करता है कि वो होने ही नहीं देना चाहता बड़ा चीज। उससे बड़ा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास न्यूज़पेपर है, वो छापेगा, वसूली करेगा। चुनाव के दिनों में वसूली करता है। एक एक सांसद उम्मीदवार से, विधायक से करोड़ों रुपए लेते, लाखों रुपए लेते। टारगेट होता है इनके जो जिले के प्रमुख होते हैं अखबार के, उनको टारगेट दिया जाता है कि इस साल इलेक्शन है, अच्छा तो कांग्रेस वाला इतना, बीजेपी वाला इतना, तुम 5 करोड़ का टारगेट, 3 महीने हैं बचे इलेक्शन में, इनसे 5 करोड़ वसूल करो दोनों से, उसी को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ लिखना शुरू करेंगे या फिर उनकी खबरें नहीं छापेंगे। किसी ने दौरा किया और 10,000 लोग रैली में आए, हम खबर ही नहीं बनाएंगे, आते रहे 10,000 तुम्हारे इसमें, हम खबर ही नहीं बनाएंगे ना। फिर वो कहेगा मैंने इतना बड़ी रैली की, ये थी, इतने तरह के लोग थे उसमें, तुम खबर तो लिखो भाई। तो हमने कहा, वो तुमने नहीं किया, इसलिए हम भी नहीं करेंगे कुछ। तुम अपना वादा पूरा करो, हम करते हैं। वसूली होती है भयंकर, उसी से तो ये साम्राज्य तैयार होते हैं। अखबार से क्या होता है? अखबार से कुछ नहीं होता। तो अखबार क्या है? एक पावर है, और पावर ने क्या किया? करप्ट कर दिया। दूसरे अखबार हो गए ठंडे, तो एब्सोल्यूट पावर आ गया। तो एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, फिर तो एब्सोल्यूटली करप्ट हो गया। तो एक ताकत बनने क्यों दिया आपने? एक ही आदमी को इतना राइज कैसे क्यों होने दिया? इसलिए तो अब अंबानी और अडानी का विरोध होता है कि एक बड़ी पावर बन जाएंगे, उसके बाद उसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट करप्ट हो जाएगा। राजनीति में किसी को एक को वो बड़ा कर दो, खत्म कर देगा। इसीलिए तो लोकतंत्र में विपक्ष का इंपॉर्टेंस है कि विपक्ष भी होना चाहिए, वो आवाज उठाता रहेगा। विपक्ष क्या काम करता है? विपक्ष अंकुश का काम करता है, महावत का काम करता है। हाथी के ऊपर वो बैठा रहता है ना, तो हाथी को कंट्रोल में रखता है। कई बार पागल हाथी को भी कंट्रोल में कर लिया जाता है। हाथी पागल भी हो जाए तो जो कलाकार होता है, उस्ताद होता है, महावत, वो उसको उत्पात नहीं मचाने देता, ऐसे उठपटांग। आप कहोगे नहीं एब्सोल्यूट पावर आ गया, नहीं तो भी विपक्ष में अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो विपक्ष उसको कम वो कर देगा। जैसा कल लोकतंत्र के बारे में बोला जा रहा था, संविधान दिवस था ना, तो मैं लोकतंत्र के ऊपर, आप हमारी सीरीज पूरी सुन लीजिएगा, 4-5 लेक्चर है उसमें, छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट के, वो सुनिएगा क्या बताया गया लोकतंत्र। विपक्ष का अपना इंपॉर्टेंस है, ये चीजें निकल करके आते। आप कहोगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहे थे, यही तो है। आप जिस चीज को समझ रहे हो वो मॉडर्न हिस्ट्री ही हमको प्रेरणा देती है पूरा। इसलिए ये मैं एथिक्स बता रहा हूं या पॉलिटी बता रहा हूं या हिस्ट्री बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, और ये निबंध भी हो जाता है। जैसे आपका कंप्लीट निर्माण होता है,
पूरी तरह से आपका निर्माण होता है और ये आप जाता है, पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। तो आपसे कोई सा भी पेपर दिलवाया जाए, आपको इंटरव्यू में खड़ा कर दिया जाए, आपसे निबंध लिखवा लिया जाए, आप वो कर देंगे। ऑलराउंडर टाइप बनना पड़ता है। सभी के मार्क्स काउंट होते हैं, किसी एक चीज से नहीं है। कुछ आवाज गई आगे समझ में? तो मुझे लगता है कि आप चलिए एक आध और फ्लेवर लीजिए, एक आध और क्वेश्चन लीजिए। तिरंगे झंडे के विकास में स्वतंत्रता संघर्ष की विभिन्न झलकियां, ग्लिम्पसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, तिरंगे झंडे के विकास में स्वतंत्रता संघर्ष की विभिन्न झलकियां दिखाई पड़ती हैं। स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने चरखा बताया था, लेकिन जो स्टुटगार्ट में जर्मनी में भी मैडम भीकाजी कामा झंडा बनाते हैं तिरंगा, वो कौन से 3 कलर थे? वो अलग 3 कलर थे। वहां सफेद की जगह दूसरा था, पीला, तो कलर दूसरे थे। और चरखा जब आ जाता है तब, और चक्र जब आ जाता है तब। तो कब कब तिरंगे झंडे ने अपना स्वरूप बदला, और उसमें स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास कैसे छुपा हुआ है, और उसका क्या दर्शन है, क्या फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी बिहाइंड ट्राई कलर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तिरंगे के पीछे का दर्शन। तो ये बड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। एमपीपीएससी में इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ये यूपीएससी का स्टाइल है। बिल्कुल मेरे बनाए हुए अभी यहीं पे प्रश्न है, ये मैं बना के नहीं लाया हूं, मुझे पता भी नहीं क्या बनाना था, मैं अभी बना रहा हूं, जस्ट अभी बना रहा हूं। बिल्कुल नए प्रश्न है, लेकिन मैं आपको फ्लेवर देना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने की आदत डालिए। पर ऐसे प्रश्नों के उत्तर कब लिख पाओगे आप? जब मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं उस लैंग्वेज को समझना और उसको एक्सेप्ट करना, पढ़ना आना चाहिए आप, तब दे पाओ। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि तिरंगे झंडे की जो है क्या संरचना है और उससे क्या स्पष्ट होता है, तो वो तो बहुत सिंपल है। आप कहोगे 3 कलर है, ये इसका प्रतीक है, वो इसका प्रतीक है, और बीच में चक्र है, ये चॉइस है, ये ऐसा है, ये इससे लिया गया सारनाथ से, ये वहां से हो गया, और ये प्रति जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराया जाता है, और खास करके लाल किले पे हमेशा फहराया जाता है। संसद भवन पे बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, भवन हैं, उनके ऊपर निरंतर हर रोज फहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को हमको फहराता है। इस प्रकार की बातें लिख दो, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसमें आपको आईएएस कैसे बना देंगे, इसमें आप कलेक्टर कैसे बन जाएंगे, ये तो बाबू वाला काम है। ये तो आपके चपरासी या बाबू को भी पता होगा कि ये तो कितनी सिंपल चीज है। इसमें तो क्लर्क वाला काम हो गया ना, क्लर्क वाला काम आपको सौंपा जा सकता है इसके पीछे। लेकिन जब आप इसके पूरे इतिहास में जाएंगे और उस तरह से बात करेंगे तो समझ में आएगा आपको, और फिर तिरंगे की महिमा समझ में आएगी कि तिरंगा जो है फाइनल स्वरूप में जब आया तो कौन सी तारीख को अपनाया गया, और उसके पीछे क्यों हम बोलते हैं कि इतने सारे शहीदों का खून है, और ये बड़ी मुश्किल से हमको इसलिए झंडे की लाज रखनी चाहिए। और ये तो दूसरे जो देश हैं जिन्होंने संघर्ष नहीं किया आजादी के लिए, उन लोगों के झंडे और हमारे झंडे में बड़ा अंतर है। कोई एक व्यक्ति जो है अचानक से कार खरीद ले या अचानक से बाइक खरीद ले, कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए या कोई दिला दे या दहेज में मिल जाए या कुछ भी, कहीं से अचानक व्यवस्था हो जाए कार की। मेरी पहली मोटरसाइकिल जो थी हीरो होंडा वाली, तो मैंने खरीदी थी, वो हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए बचा के मेहनत करके
और फिर खरीदी हुई थी। जब 40,000 रुपया इकट्ठा हो गया, 35,000 के आसपास इकट्ठा हो गया था, तब 5,000 रुपया उधार लेके और उसको खरीदा गया। तो उसके साथ जो इमोशंस थे वो अलग थे, क्योंकि वो कैसे खरीदा गया, कब कब प्लान किया गया, यही मोटरसाइकिल क्यों फाइनल की, क्योंकि किसी दोस्त के पास देखी थी वैसी मोटरसाइकिल, या कोई दोस्त भी उस समय में हमारे उम्र के तो नहीं थे, सीनियर थे काफी हमसे, जो 10-15 साल बड़े थे, जिनकी काफी सैलरी थी, वो लेके आए थे उस टाइप की मोटरसाइकिल, और वो हम इस उम्र में खरीदने जा रहे थे। जैसे कि हमने मान लीजिए 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में खरीदी, और जिनकी बात हम कर रहे हैं उन्होंने मोटरसाइकिल मान लीजिए 35 साल की उम्र में पहली बार खरीदी। तो उनके लिए तो बहुत आसान था, क्योंकि सैलरी भी ज्यादा, और वो 35 साल की उम्र में खरीद रहे, लेकिन हम तो 20-21 में खरीद रहे, पैसा बचा के खरीद रहे, तो उसके साथ इमोशंस अलग होंगे। हम उसको कहीं खड़ी करेंगे तो खड़ा करते समय भी ख्याल रखेंगे, ऐसी जगह खड़ी करेंगे जहां कहीं चोरी ना हो, जहां सीसीटीवी तो उस जमाने में नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों की नजर हो, ऐसा ना हो कि कहीं गली में खड़ी कर दी जहां से कोई ले भागा। तो एक सुरक्षा का भाव होता है उसके प्रति, एक लगाव होता है, इज्जत होती है उसकी सफाई की इज्जत होती है। लेकिन वही मोटरसाइकिल अगर किसी को अचानक से मिल जाए तो वो उसकी इज्जत नहीं करेगा, वो उसकी उतनी इज्जत नहीं करेगा, उसके प्रति उसका उतना लगाव नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल्स जितने भी है, वो तमाम शहीदों के और हमारे पूरे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद है, इसलिए लोगों की बहुत ज्यादा अलग प्रकार का लगाव है दूसरे देशों से। अच्छा, किसी का स्वतंत्रता संघर्ष 1000 साल पहले लड़ा गया होता, जैसे ब्रिटेन है या ऐसे, तो ब्रिटेन तो और बल्कि दूसरों पे कब्जा कर रहा था, उसका तो कोई स्वतंत्रता संघर्ष उस तरह से लड़ा नहीं गया। तो राजा और क्वीन उनके यहाँ है, क्राउन, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आज भी मानते हैं उनको, क्योंकि गरीबी है नहीं ज्यादा, तो जीवन स्तर में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं आता, तो राजा के होने से भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं होने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों के भाव जो है, फिर भी यूनियन जैक के प्रति उनका भाव है। लेकिन हमारा भाव कैसा है? शहादत का भाव, उसके पीछे शहीदों की कुर्बानियां याद आती, ठीक है ना? तो उसकी बात बिल्कुल अलग है। अचानक से जिसको मिलता है उसकी बात बिल्कुल अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें इमोशनल टच आता है, और ये आपके आंसर में भी आना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए उसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो नेशनलिज्म का भी पार्ट है। और फिर हमारा जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उसके प्रति कितने भाव, तो नेशनल एंथम। तो इसमें केवल तिरंगा नहीं, इसको आप राष्ट्रीय प्रतीक लिख सकते हो, नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक, केवल इसकी बात नहीं है, इसको आप किसी भी रूप में नेशनल सिंबल से जोड़ सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको अलग अलग प्रश्नों के समझ आ रही होगी कि मैं क्यों बताना चाह रहा हूं। तो उनकी स्टोरी को, हिस्ट्री को ना उस रूप में पढ़ना शुरू करो, ऐसे पढ़ना शुरू करो। आप चाहते हो कि नहीं, आप हमको प्रश्न बता दो, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे और उसके क्या परिणाम रहे, तो हम 5 तो कारण याद कर लें, 5 कार्यक्रम याद कर लें और 5 परिणाम याद कर लें, और फिर प्रश्न भी ऐसा ही आ जाए कि बताओ असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, और फिर हम एक्साइट हो जाए, अब तो इसको हम दे मारेंगे, और फिर 5-5 तीनों लिख देंगे, हम कहेंगे फोड़ दिया और फिर हमको नंबर मिल जाए और हमको बना दो IAS। तो ये क्लर्क बनने की औकात है। ये किसकी औकात है? ज्यादा से ज्यादा आप क्लर्क बन सकते हो। जैसे तुम मेरे हिसाब से तो चपरासी की है, क्योंकि इसमें रखा क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी ऐसी तैयारी होगी और इसी को तैयारी कहते हैं और इसी के नाम पे आप किताबें और नोट्स खरीदते हो और ऐसी ही कोचिंग ज्वाइन करते हो जिसमें टीचर सुबह से लेकर शाम तक आपको ऐसी बातें लिखाता रहता है, समझाता कुछ है ही नहीं। मेरी तरह खड़े होकर कोई नहीं समझाता, दिल्ली में कोई नहीं समझाता, सब लिखाते रहता है। लिखो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, लिखो लिखो लिखो,
आप सोचो कि सर कुछ समझा नहीं रहे, आप ऐसे उठ के देखोगे तो वो डांट देगा, लिखो, पीछे छूट जाएगा। उसको लगता है एक लाइन छूट गई लिखना मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी। जबकि वो सब फिर बाद में पता चलेगा कि नीचे भी दुकान पे बिक रहा है, और वो पिछले साल भी ये लिखाया था हैंड रिटन नोट्स में इस टीचर ने, और इसने जो प्रिंटेड नोट्स दे रखे वो भी सेम है। तो भैया प्रिंटेड वाले दे रखे हैं तो फिर ये क्यों लिखवा रहा था? और यही लिखवाना था तो इसी को छाप के दे देता ना प्रिंटेड में। और बाकी 2-4 घंटे जो तूने लिखवाया, आप झांक के देखो, कभी कोचिंग ज्वाइन ना कर सको तो दिल्ली की कोचिंग्स को झांक के देखो, झांकने में कोई बुराई नहीं है। एड्रेस मिल जाएंगे आपको कोचिंग के, कहां पर, वेबसाइट पे। फिर देखो ऐसे दरवाजा थोड़ा सा खोल के कितने बच्चे बैठे हैं, अच्छा 700, 800, 1200, बड़े बड़े हॉल है। क्या कर रहे हैं, सब लोगों की गर्दन झुकी हुई है, टीचर की कहाँ निगाह है, कॉपी में, नोट्स में, वो पढ़ रहा है, बच्चे लिख रहे हैं। डिक्टेट तो मैं भी आपको कराऊं। इस क्लास को हम 4 बजे से शुरू कर दें और 8 बजे तक रखें, और आपके 20, 25, 40 पेज लिखवा दूंगा मैं। तो तब ये भीड़ बहुत खतरनाक हो जाएगी। उस क्लास को बहुत लोग पसंद करेंगे, लेकिन वो बकवास चीज है। आपका थॉट जनरेशन तो हुआ ही नहीं है, थॉट प्रोसेसिंग तो हुआ ही नहीं है। तो वो तो आप हमारे नोट्स में से ले लो, लिखने की वही चीज तो मैं लिखवाऊंगा, आप इंप्रेस हुए जा रहे हो उससे। वो तो हम वैसे ही लिखा हुआ है हमारे पास, हमारे नोट्स ले लो, मिल जाएगा। या फिर इग्नू का मैंने बताया ई ज्ञान को डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएगा। तो उसी को लिखवाते हैं। हम लोगों को सोर्स नहीं बताते हो कि हम लाए कहां से, हम तो आपको सोर्स बता रहे हैं कि हम कहां से लाने वाले हैं। अगर हम लिखवाते तो कहां से लाते, हमने तो आपको सीधा सोर्स बता दिया। उसे बेस्ट सोर्स उनके पास भी नहीं है, पर वो बताते, रिवील नहीं करते। वो रिवील इसलिए नहीं करते क्योंकि दुकान बंद हो जाएगी, उसी पे तो दुकान है। तो ये जो हम 1-1.5 घंटा समझाते हैं, ये उनकी 15-20 घंटे की क्लास के बराबर है। तो 2 दिन पढ़ा रहे हैं हम, तो इसका मतलब है पूरा सप्ताह अगर वो क्लास लें तो भी वो इतना नहीं बता सकते, क्योंकि वो आपके विचारों को तो जन्म ही नहीं लेने देते ना, उनका पोषण करते ही नहीं है, उनका विकास ही नहीं होने देना चाहते। जबकि वही तो है, वही जादू है, वही शक्ति है। और वो जिस हिसाब से तैयारी कराते हैं उस हिसाब से तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया और रट भी लिया, अंडरलाइन करके पढ़ लिया। उसमें क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है, गलतफहमी तैयार हो जाती है कि इन्होंने जो लिखवाया है वो कंप्लीट सिलेबस, जबकि मैंने जो प्रश्न लिखवाया उनका एक का उत्तर उसमें नहीं है, एक का भी उत्तर नहीं है। फिर मेंस में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। तो क्रेडिट जरूर उनको इसलिए जाता है कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो बहुत सारे लायक होते हैं। अगर वो कोचिंग क्लास नहीं भी ज्वाइन करते तो भी सिलेक्ट होते हैं। पर उन्होंने चूंकि कर ली, रिस्क लेना उचित नहीं समझा, उन्होंने सोचा कि अब दिल्ली आ गए तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्रेडिट मिल जाता है। और एक और चीज बताता हूं, जितने सिलेक्शन वो बताते हैं उसका 90% फर्जी है, 10% ओरिजिनल हो सकता है, 90% तो उन्होंने खरीदे हैं। इसलिए आप देखो एक ही फोटो को 40 लोगों ने लगाया हुआ, तो 40 जगह तो फीस नहीं दी होगी ना। और जो कैंडिडेट पास हुआ है उसके बाप की हैसियत देखो क्या था, और ये थे इस ऑफिस में काम करते थे, तो सोचो सैलरी कितनी होगी उसकी, 50,000, 40,000, 60,000, ऐसी सैलरी वाला आदमी 1-1 लाख रुपए से ज्यादा फीस है, 40 जगह कैसे जमा कराता? और एक साल में 40 जगह कौन जमा कराएगा? तो बेवकूफ बना रहे हैं, और खुलेआम बेवकूफ बना रहे हैं। इसके ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं है, तो लोग परेशान हैं। असली में जो पूंजी है वो है थॉट प्रोसेसिंग, थॉट जनरेशन। और हमने बताया कि सिलेबस को व्यापक रूप से समझना और किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए अपने आप को तैयार करना। और किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए तैयार करने के लिए एक आंसर लिखवा देने से कैसे बात बनेगी? मैं कोई एक आंसर लिखवा दूंगा तो उससे क्या होगा? मैं आपको तैयार करूं कि आप किसी भी प्रकार का आंसर लिख सको, ये कला होनी चाहिए।
कला क्या होगी, आप किसी भी प्रकार के आंसर को लिख सकते हो, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, सोचना सिखा रहा हूं। उसके लिए आप इग्नू की किताबें पढ़ो, वो 4-5 सैंपल दे देंगे, मैं वहां पे भी गारंटी नहीं ले रहा हूं। 50 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, उसमें से 5 तरह के प्रश्न वो बना के एक तरह से उन्होंने बता रखा है, लेकिन उसके अलावा भी 45 प्रकार के और प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए इग्नू के नोट्स जो है वो बहुत बढ़िया है, हमारे नोट्स भी आपको काम आ सकते हैं, लेकिन करना आप ही को पड़ता है, ध्यान रखिए। परीक्षा में आप अकेले होते हैं, वो चक्रव्यूह आप ही को खुद को अकेले बैठना पड़ता है, वहां कोई टीचर नहीं होता। पहले की दी हुई शिक्षाएं याद करो और एक सैंपल या तरीका जो बताया हुआ है उस तरीके को इस्तेमाल करो और उसको भेदने की कोशिश करो। 50% भी भेद पाए तो इंडिया टॉपर हो जाओगे, पूरी तरह से भेद के भी बाहर नहीं आना। अभिमन्यु बीच में ही मारा गया था लेकिन अमर हो गया, वैसे ही काम आपका भी है, आप भी बीच में ही मारे जाओगे। 50% में तो इंडिया टॉप कर जाता है आदमी, 100% करने की तो जरूरत ही नहीं है, पर यह है कि कोशिश करो वहां जाकर के भेदने की, हो जाएगा काम आपका। मुझे लगता है आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो चलिए थोड़ा अब प्रश्नों को मैं एंड करूं, नहीं तो ये आज सिलसिला इसी में चला जाएगा। तो आज क्रांतिकारियों की बात करते हैं। तो एक राष्ट्रवाद है रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। नहीं, फोर्थ क्वेश्चन नहीं है ये, मैं अब थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आ रहा हूं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, ये फिर आप लकीर के फकीर जो जैसा आप पूछते हैं ना, वैसा कि ये यही तो नहीं करना है ना आपको, आप बाहर आओ, बड़े हो गए हो। ये स्कूल कॉलेज में वही स्पून फीडिंग टाइप वाला है ना, कि ये इसके बाद ये किया जा रहा है, उसके बाद वो किया जा रहा है। अब आप लिखने में इंटरेस्टेड हो ना, मतलब वही तो चीज है ना। अभी मैं लिखूं, बहुत भीड़ है यहाँ पे, मैं करोड़ों रुपए मैं बता रहा हूँ 100 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। मैं अभी 1 करोड़ के आसपास भी नहीं पहुंच पाता, लेकिन मैं 100 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा यही भोपाल। जिस दिन मैं लिखवाना शुरू कर, बेवकूफ बनाना शुरू कर दूंगा। बात को समझो, 99% बच्चे लिखना चाहते हैं, कोचिंग्स में बहुत लिखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गर्दन ऊंची ना होने दिया जाए, उनसे लिखवाया जाए खूब। आपसे पूछते हैं आप कोचिंग जा रहे हो तो क्या लिखवाया, आपकी कॉपी देखते होंगे, कौन सी कोचिंग गए थे, कॉपी में कुछ है ही नहीं आपके, आपके गलत जगह जा रहे हो, कुछ है नहीं, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ है। आपके जीवन, आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपके रहन सहन में चेंज आएगा, लेकिन कॉपी में कुछ नहीं मिलेगा आपके। कॉपी में तो आप लिख लोगे जो जब चाहे तब लिख लोगे, और जो लिखते हैं ना उनके जिंदगी में कुछ नहीं होता, और सिलेक्शन तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो जो लिखवाया जा रहा है वो कभी आना थोड़ी है। इतना अपार समुद्र है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का कोई लिख सकता है, आपके पूरा लूसेंट लिख लो आप, चाहे एक प्रश्न नहीं आएगा उसमें से। कई बोले नहीं हम ऑब्जेक्टिव, एक तो मुझे ऐसा बच्चा मिला कोचिंग में आया हमारी, बोले कि सर आप ऑब्जेक्टिव लिखवाओगे। मैंने कहा मतलब तो मैंने कहा ये भी कोई कोचिंग करवाते हैं क्या? बोले हाँ सर, हम पहले जिस कोचिंग में जाते थे उसमें सर क्वेश्चन लिखते थे, फिर 4 ऑप्शन लिखते थे, फिर हम सबको कहते थे इसमें से कौन सा है, फिर सर बताते सी वाला है, हम सब खुश हो जाते, फिर सी आंसर नीचे लिखते थे सी, और फिर आंसर लिखते थे। मैंने कहा ये भी कोचिंग हो सकती है? बोले हाँ ये ऐसी भी कोचिंग चल रही है, मतलब ये भी कोचिंग है। अब ऐसा लिखने वाला, अभी जैसे आप लोग, हो सकता है आप स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो और घर से 5,000 10,000 रुपए भी मिलने में बहुत दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप हमारे अगेंस्ट, जैसे हम तो 1,45,000 लेते हैं, लेकिन आप एक कोचिंग खोलोगे, हम 25,000 रुपए लेंगे 1 साल का, बल्कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तब तक पढ़ाएंगे। आखिर कब तक आएगा बेचारा वो? तो कई लोग बोलते हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं आएगा, आपकी मर्जी आएगी तब तक पढ़ाएंगे। तो मतलब ठीक है, तब तक पढ़ाओ। अब उसके बच्चे हो जाएंगे 45 साल का, वो कभी तो बंद होगा ना, कभी तो बंद होगा कि दादाजी कहाँ जाते हो। तो आखिर कब तक आएगा? लेकिन 25,000 तो उसने आज ले लिए। अच्छा, उसकी औकात 5,000 रुपए की नहीं, घर वाले 5,000 रुपए नहीं दे रहे, और आप कुछ ना करो, बाजार से ये इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव का कोई किताब लो या हमारा ही नोट लिखवाना शुरू करो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। मेरी पहली क्लास ऐसी थी, जब मैंने क्लास शुरू की थी, मेरे पीछे पड़े थे लोग, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? मैंने कहा हाँ हो तो गया। बोला आप हमारी क्लास क्यों नहीं लेते? मतलब हमको भी तो बताओ कि कैसे सिलेक्ट हुए। मैंने कहा मैं बस सिलेक्ट हुआ हूं, बस मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं समझाने की स्थिति में नहीं हूं।
क्योंकि मैं बचपन से एक्टिव था, स्टेज पे रहता था, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते थे, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते थे, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते थे, और किसी भी टॉपिक पे बुलवा लो बोल देते थे। अखबार पढ़ने का शौक था, मैगजीन पढ़ने का शौक था। ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे। मैं जिस क्लास में पढ़ता था उसी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। तो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास के बच्चे घर पे फीस दे के ट्यूशन पढ़ने आ रहे हैं, उनको कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। तो अच्छा खासा तैयारी थी, पहले से ही तैयारी थी, और उस तैयारी में काम हो गया। अब आप बोल रहे हैं हमको समझाओ, तो अब आपको कैसे समझाएं? तो पूरा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अब यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कैसे कराएं? तो हमने वही प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक उठाया, एक हमने खरीद के लाए थे, वो उठाया, वो वहीं से जिद करते हुए आ गए। हमने कहा देखो हमारे पास टेबल कुर्सी नहीं है, तो हम सब अपने घर से एक एक कुर्सी लेके आएंगे। हमने कहा मेरे पास जो टेबल है उसके ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह भी नहीं है, तो बोले वो मैं अपने घर से ले आऊंगा, फीस आपको एडवांस दे देते हैं। और मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरे कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे ना लोग, जो टीचर कम्युनिटी थी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, टेम्परेरी बेस पे जो नियुक्तियां होती, वो सारे लोग जिनको सैलरी तो कम मिलती थी लेकिन पैसा था उनके पास, सबने फीस दी, सब साथ में आ गए, साथ में चले आए। कॉलेज से बाइक उठाई, मेरी बाइक के पीछे पीछे उन्होंने भी अपना अपना बाइक लिया और सब आ गए। तो 4:30 बजे 5 बजे करीब घर पे पहुंचे, तो अब मुझे क्लास लेनी है। उन सबको बिठा दिया एक कमरे में, बाहर वाले में 15-20 लोग हो गए। मैंने कहा मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा क्या? बोले हाँ पढ़ाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने उठाया वही भारतीय राज्य व्यवस्था का अतिरिक्त अंक, वही था हमारे पास उस समय में, तो उसको थोड़ा बहुत अंडरलाइन करके कभी पढ़ा भी था पहले, परीक्षा से पहले। लेकिन वो क्या रिजल्ट आया तो सब इम्प्रेस थे, तो उन्होंने कहा आप बताओगे। मैं कहा लिखो फंडामेंटल राइट्स में समानता का अधिकार लिखो। सबसे पहले जिंदगी में वही पढ़ाया मैंने, आर्टिकल 14। तो मैंने लिखो धर्म, मूल, वंश, जाति और ये सब, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और फलाना ये वो सब लिखवा दिया। लिखवाते लिखवाते 5-7 मिनट हो गए। तो इस बीच में मेरे को काफी समय मिला प्रोसेस करने के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए। तो मैंने उसके बाद समझा भी दिया उसको। मैंने कहा देखो ये जो तुमने लिखा इसका मतलब ये है। तो बहुत सिंपल था। फिर लिखा, अब वो आगे कुछ सोचते कि सर इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर। मैंने कहा चलो दूसरा लिखो। तो आर्टिकल 15 लिखो। एकदम से चेंज किया, वो फिर बिजी हो गए। अच्छा उनको लिखने में इंटरेस्टेड थे, तो अच्छा 1.5-2-2.5 घंटा, जब 2.5 घंटे 3 घंटे करीब जब लिखवा दिया, तो हाथ भी उनका काफी हो गया, 15-20 पेज भी हो गया। और उनको बीच बीच में थोड़ा बहुत समझा दिया तो उनको अच्छा भी लगा। और जो तारीफ हुई उसके बाद ये 50 बच्चे, ये 60 बच्चे, ये 100 बच्चे, ख्याति और नामी गिरामी क्लास हो गई 1 साल होते होते। तो और सिलेक्शन भी हो गए। लेकिन मैं आज जो पढ़ाता हूं फिर मुझे लगता है कि वो बकवास थी। वो पहले क्लास एकदम बकवास थी। उसमें मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो सब जैसे वैक्सीन के वो जो थे ना, हाँ वैक्सीन ठीक है सक्सेस हो गई, लेकिन वो जो ट्रायल में जो गए थे ना लोग, जिनके ऊपर ट्रायल हुआ था वैक्सीन का, वो था, उसमें मर भी सकते थे। वैसा काम था। तो आप लोगों में भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो प्रयोग कर सकते हो, आप लोग माला माल हो जाओगे, ठीक है, पर सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लिखवाते रहने से नहीं होता, प्रोसेस में आना पड़ेगा इसमें। ये बहुत सिंपल चीज है। तो कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करते। हमने कहा भैया ये 25 साल पहले किया था, और हमको आज भी शर्म आती थी कि हमने ये वाला काम किया था। कम से कम हमारे जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता। एकदम बेवकूफ बनाना है, एकदम बेवकूफ बनाना उन बच्चों को। मुझे लगता है आपको बात अच्छे से गहराई से समझ में आई होगी। और इस चीज को इसलिए इसमें बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप कुछ नोट कर सकें तो अच्छी बात है, बाकी बहुत नोट करने वाली ज्यादा बातें मैं बताता नहीं, आपके अंदर ही नोट हो जाती है। यहाँ की क्लास जो है पूरी हुई, तो ये तो वैसे भी यूट्यूब पे पड़ी रहती है, तो आप कभी भी उसको रिपीट भी कर सकते हो। इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, तो हम चल रहे हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के कई प्रकार बताए हमने, लेकिन यहाँ कुछ कम्युनिस्ट लेखकों ने इनको बहुत समय तक, हमारे नोट्स में भी आप देखेंगे कि क्रांतिकारी आतंकवाद लिखा हुआ है, तो वो कम्युनिस्ट लेखकों की देन है।
दरअसल भारत के इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री को इस तरह से लिखा गया पहले कि उसको आतंकवाद बोला गया। यूं अगर आतंकवाद की परिभाषा देखें तो वो यही है कि कोई जो डर पैदा करे किसी में, तो हमारे क्रांतिकारी भी डर तो पैदा करते ही थे अंग्रेज परिवारों में, अंग्रेजों में। अंग्रेजों को अकेले निकलने में डर लगता था, परिवार के लोगों को भी अकेले निकलने में डर लगता था, कोई क्रांतिकारी मिलेगा, बम फोड़ देगा, गोली मार देगा, डर तो लगता ही था। लेकिन इसको आतंकवाद हमको स्वतंत्र भारत में अभी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसके पीछे एक लंबी डिबेट है, वो फिर कम्युनिज्म में और उसमें चला जाएगा। तो अभी हम साम्यवाद और इस तरफ नहीं जा रहे। हम यहाँ इसको एक शब्द यूज करेंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्या शब्द यूज करेंगे? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का स्वरूप है, पर ये उग्र स्वरूप, ये जो स्वरूप है ये उग्र स्वरूप है। और ये स्वरूप पहली बार निकल के आया प्रथम व्यक्तिगत, अगर आप ऐसा व्यक्ति देखें तो वो है वासुदेव बलवंत फड़के। 1875 में वासुदेव बलवंत फड़के, सशस्त्र क्रांतिकारी, आर्म रिबेलियन, पहला आर्म रिबेल वासुदेव बलवंत फड़के के रूप में। आप एनसीईआरटी में भी जाओगे तो वहीं से शुरुआत हो रही। उसके बाद जो पूना में प्लेग फैला और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा और बहुत सारे लेख लिखे केसरी और मराठा में, उसकी वजह से चापेकर बंधुओं को गुस्सा आया। गीता रहस्य में बाल गंगाधर तिलक जब लिखते थे तो गीता का मतलब यही था कि अर्जुन को समझाया जा रहा है कृष्ण के माध्यम से, तो कृष्ण खुद एक तरह से बाल गंगाधर तिलक हो गए और आम जनता जो है वो एक तरह की कृष्ण के बजाय वो अर्जुन हो गई, और अंग्रेज जो है वो कौरव हो गए। तो कौरवों के खिलाफ जिस तरह से कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को तैयार करते हैं कि तुमको युद्ध करना चाहिए और तुम नपुंसक मत बनो और गांडी उठाओ और तीर चलाओ और इन सबको मार दो, इनमें कोई दम नहीं है और ये सब दुश्मन है, तुम्हारे अपने नहीं है, तुम्हारे अपने होते तो ऐसा नहीं करते। तो ये इस तरह की शिक्षा है गीता में। तो हिम्मत दी जाती है, वो हिम्मत बाल गंगाधर तिलक ने दी और उन लेखों को पढ़ के, उनकी किताब को पढ़ के, उनका ज्ञान प्राप्त करके चापेकर बंधुओं ने रेड एयर्स्ट और उसको मार दिया, जो पूना के प्लेग कमेटी के चेयरमैन और वो थे। पूना में ठीक इसी प्रकार का प्लेग फैला था, जैसे हमारे यहाँ कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा था, ठीक इसी प्रकार का लॉकडाउन उस समय में महामारी अधिनियम जो बना था पहली बार, उसी अधिनियम को हमने भी यूज किया अभी इस पेंडेमिक में। पेंडेमिक एक्ट उसी जमाने का है, 1895 के आसपास का। उसी पेंडेमिक एक्ट को पूना के अधिकारियों ने यूज किया और उसके तहत उन्होंने अत्याचार किए, जैसे अभी पुलिस ने अत्याचार किए थे, है ना। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वो सब हमारी भलाई के लिए किए थे। तो उस समय में भी कुछ लोग मानते थे कि प्लेग जो फैला हुआ है तो भलाई के लिए, लेकिन वो अमानवीय हो गए थे, एंटी ह्यूमन कैसे हो गए थे, क्योंकि वो लोग इस हद तक चले गए थे कि जिस आदमी को प्लेग हो गया है उसको जंगल में छोड़ाओ, ऐसी जगह छोड़ाओ या उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दो और ऐसी जगह रखो कि दरअसल वो प्रॉपर इलाज कराने पे उतना विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने बीच में भी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यदि आप घर पे रहे तो बच गए और अस्पताल में भर्ती हो गए तो आपने सुना होगा ना। अब ऐसे में कोई घर पे जो है आइसोलेट होना चाहता है, क्वारंटीन होना चाहता है और एक गाड़ी आए पकड़ के ले जाए और उसको जबरदस्ती, और बाद में उनकी डेड बॉडी आए तो आपको तो गुस्सा आएगा। अगर ये घर पे रहते तो जिंदा होते। यहाँ गांधी मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ, वो जो इलाज हुए वो बच्चे बता रहे थे जिनके रिश्तेदार थे, जिनके माता पिता के हाथ बांध दिए, या जो मरीज था जिसका हाथ बांध दिया, 2 भाई थे वहां, एक ने घटना बताई थी, 2 भाई थे, दोनों को कोरोना एक साथ हुआ, एक के हाथ बांध दिया क्योंकि वो जो है वेंटिलेटर वाला जो मास्क होता है उसको बार बार खोल लेते थे। तो जिसका हाथ बांध दिया वो मर गया और जिसका हाथ खुला रहा वो जिंदा रहा। बात समझ में आई? हाथ पीछे से बांध देते थे डॉक्टर, और वो जो थे वो आदेश देते थे कि इनके हाथ बांध दो। तो जिन जिन के हाथ बांधे थे वो सारे मर गए क्योंकि वो घबरा जाते थे। और हाथ बांधने के बाद, और वहां कोई सुनने वाला नहीं, मास्क लगा हुआ, आवाज पहुंचती नहीं, एक भी नर्स नहीं दिख रही। रात को 11 बजे से लेकर मान लिया सुबह 8 बजे तक कोई दिखता ही नहीं।
और रात भर आप घबरा रहे हो। कई बार तो आज जिससे ऑक्सीजन के लिए बताया जा रहा है वो ऑक्सीजन ही बंद है, वो मशीन खराब है। वो अभी समझ में आया ना, आग लगी थी, बच्चे मर गए थे, स्टाफ पूरा हटाया। अभी वही स्टाफ था पूरा जो हाथ बांध रहा था, उनको अभी हटाया वो बच्चों के कारण। तो इसका मतलब वहां भर्ती होना नुकसानदायक हो गया। घर पे होते तो कोई जिंदा रहते। तो लापरवाही की वजह से बहुत लोग मरे। तो ऐसे में तो गुस्सा आ सकता है कि हम सबको निपटा देंगे, इनको जाके गोली मार देंगे। लेकिन वो क्या है, कोरोना वॉरियर है। तो उस समय जो प्लेग वॉरियर थे उनको निपटा दिया। ठीक है, तो वो था। तो बड़ा खतरनाक है वो। तो यहां से सशस्त्र क्रांति शुरू हुई और हमारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद शुरू हुआ। चापेकर बंद, चापेकर ब्रदर्स। फिर एक ने गवाही दी थी और ऐसी मदद की थी, तो उसको फिर उसके एक भाई ने निपटा दिया कि अच्छा हमारे भाई को तुमने फांसी पे चढ़वाया ये, तो उसको उसने गोली मारी, तो बाद में उसको फिर फांसी पे चढ़ाना हुआ। तो तीनों चापेकर ब्रदर्स जो है वो फांसी चढ़े। तो स्टोरी देख लीजिएगा जाकर के। मैंने आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत बताई है। तो बहुत छोटे छोटे कारणों से जो है लोगों को गुस्सा आ सकता था। ठीक है, अभी एक दो और अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कोरोना के समय में क्या होता है कि आपके घर पे जब मरीज होता है तब उसके बारे में आपको पता होता है कि सुबह में इनको डायबिटीज की गोली लगती है, खाना खाने से पहले ये गोली लगती है, हाइपरटेंशन की गोली होती है, ये ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं। तो वो गोलियां आप बंद नहीं करते, और उनको जो खाना डॉक्टर ने पहले से बता रखा है कि इनको क्या देना है क्या नहीं देना है, वो सब पता होता है। वहां पर एडमिट करने के बाद में सबसे ज्यादा मौतें इस कोरोना से नहीं हुई है। जो लोग कोमॉर्बिड थे, यानी कि ऑलरेडी एक या दो डिजीज जिनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि स्लो पॉइजन या जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, ऐसी जो बीमारियां होती है साइलेंट किलर वाली, डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, उन बीमारियों की वजह से वो मर जाते थे। क्या कारण होता था? एडमिट कराने के बाद घर परिवार के लोगों से संबंध कट जाता है। वार्ड बिल्कुल अलग होता है कोरोना का, उसमें जाने नहीं दिया जाता। जिन नर्सेस की ड्यूटी होती है, डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है, वो उसका पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ते, घर वालों से फीडबैक भी नहीं लेते। और मरीज तो कई बार बेहोश है या फिर मास्क लगा हुआ है। ये इन्फेक्शन की डर की वजह से उसके नजदीक जाकर से उससे ज्यादा कुछ पूछना ही नहीं चाहते, दूरी बना के रखते हैं। तो बता ही नहीं पाता कि मुझे इस समय में इस गोली की आवश्यकता, अंदर से घबराहट हो रही है, मुझे इस चीज की आवश्यकता। मैं रोज ये दवाई खाता हूँ 40 साल से, पिछले 20 सालों से मैं ये वाली दवाई खा रहा हूँ इस समय में। और तुम जो मुझे इंजेक्शन लगा रहे हो इसमें हो सकता है ग्लूकोज हो, बोतल जो लग रही है उसमें हो सकता है ग्लूकोज हो, ये मेरे लिए घातक है। तो इलाज से मर गए लोग, क्योंकि उनकी हिस्ट्री पता नहीं है, उनकी जानकारी पता। भयंकर लापरवाही। आप भलाई कर रहे थे लेकिन मार डाले आपने लोगों। इसके बजाय वो घर पे सोते रहते तो शायद आधे से ज्यादा मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उनके घर वाले उस तरह से उनसे ट्रीटमेंट करते। आज मैं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो ये जो देश में जो कुछ हुआ है, ये मजाक हुआ है, इलाज नहीं हुआ, मजाक हुआ है। आप चाहे पुष्प वर्षा करा लो। अब डॉक्टरों के फोन आ रहे हैं, अधिकारी डॉक्टरों के, सर 7 करोड़ है, केस है, इन्वेस्ट करने हैं, तरीका बताओ। मेडिकल वाले डॉक्टरों के पास 8-8, 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ हैसियत के हिसाब से ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया, कैश में इकट्ठा हो गया। वो जमा ही नहीं करा सकते बैंक में, टैक्स कट जाएगा बहुत भयंकर। ये कोरोना में कमा लिया, सब रईस हो गए। बहुत भयंकर संख्या में लोगों को मारा गया। केवल कोरोना की वजह से नहीं मरे, लापरवाही, मिसमैनेजमेंट और गलत इलाज, ये मौत के ज्यादा कारण थे। कोरोना ने उतना नहीं मारा। आज मैंने कोरोना तो ठीक है,
कि आपकी जो शुगर है वो 200 को 400 कर देता है, 400 वाली के 800 कर देता है। लेकिन जब आप नॉर्मल दिनों में सारी प्रिकॉशन लेकर के, सारी प्रिकॉशन लेते थे, आप कुछ भी मीठा नहीं खाते थे, आप दलिया खाते थे, आप एप्पल खाते थे, घर पे सावधानी से रहते थे, तो भी एक गोली खाते थे, तो आपकी जो शुगर 300 होती थी वो 100 या 150 के आसपास बनी रहती थी। और वहां सरकार ने क्या भेजे थे? पार्ले जी के बिस्किट, मीठे वाले, जिसमें सीधा ग्लूकोज, किसका बिस्किट है वो? ग्लूकोज का बिस्किट, उस पर लिखा रहता है ग्लूकोज बिस्किट्स। चाय, उसमें चीनी मरीज के लिए, और टेबलेट 0, तो 200 वाला तो 800 पे पहुंच जाएगा। तो उसके तो सब ऑर्गन फेलियर हो जाएगा ना, गेम ही खत्म हो जाएगा उसका। बहुत बेहुदा तरीके से इलाज किया गया, बहुत बेहुदा तरीके से। और नाम लिख दिया, जैसे ही मरा बोले लाश आपको नहीं दी जाएगी, इसको कोरोना था, सीधा जलाया सर्टिफिकेट में, कोरोना से मरा। कई बार लिखा भी नहीं, क्योंकि आप मुआवजा मांगोगे। तो इसलिए अगर आप इंस्टीट्यूशन के हाथ में चले गए, दूसरों के हाथ में चले गए, प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में चले गए, पुलिस के हाथ में चले गए, डॉक्टरों के हाथ में चले गए, आपकी मौत निश्चित है। इसलिए अपने आप को बचा के रखिए, खुद के पैरों पे खड़े होकर के, खुद चल करके, खुद डिसाइड करके जितना कर सको उतना ही बीमार होना है। उससे ज्यादा बीमार हुए कि फिर भगवान भरोसे है, कुछ नहीं रखा है, कुछ भी, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। और इस कोरोना के टाइम तो ऐसा ऐसा देखने में आया है कि लोग बोलते थे सर ये मर रहे हैं, वो मर रहा है, ये मर रहे हैं, और डॉक्टर वहां बैठा हुआ है और वो नर्स वहां है, और उनको बोल रहे हैं कि एक बार चल के देखो, तो बोले बहुत सारे मर रहे हैं, अब किस किस को देखें। बोले उठ के आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस ऑक्सीजन को लगा रखा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिस चीज की उसको जरूरत है वो हमारे पास है नहीं, हम दे नहीं सकते उसको, तो वहां जाके भी क्या कर लेंगे। बहुत बुरी हालत थी, वो तबाही देखी हमने ये वाली। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो इंसान बन के रहना, खड़े होकर के कुछ लोगों को बचा सको कभी ऐसे समय में तो बचा लेना। क्योंकि मैंने तो, आप लोग तो क्या बचाओगे, आप तो यंग ऑफिसर बनोगे। हमने तो 20-20, 30-30 साल पुराने ऑफिसर जो हैं उनसे निवेदन करके देखा, तो बोले सर आपको जो समझना हो समझ लेना, आपको राक्षस बोलना है तो राक्षस बोल दो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ है ही नहीं, आपको जो बोलना है बोल दो। हमने कहा आपके हाथ में तो सब कुछ है, बजट है, सरकार ने आपको ये बना रखा है, आप ये कर सकते हो, वो बोले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, असहाय हैं हम लोग। इतनी बुरी हालत है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। मंत्री खुद मर गए कार में बैठे बैठे, उनको बेड नहीं मिल पाया, उनका कुछ नहीं हो पाया। बीजेपी के राज में बीजेपी का ही मंत्री, बीजेपी का ही विधायक, दूसरी पार्टी का भी नहीं उसी का। तो इसलिए बच के रहना है और अपने बलबूते पे करना है जो करना है, किसी के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखिए। ब्लैक फंगस हो गया था लोगों को, तो ब्लैक फंगस क्या था मालूम है आपको? जिस अस्पताल ने आपसे रोज 10,000 रुपए लिए कपड़े चेंज करने के, मरीज को स्पंजिंग करने के लिए, उसके ऊपर स्पंज से उसको गर्म पानी से उसको रोज करेंगे, 10-10, 15-15 दिन तक उसको पसीना होता रहा, डायबिटीज है, ग्लूकोज खा रहा है, गोली नहीं दी जा रही है, 700 शुगर है, 600 शुगर है, तो भयंकर पसीना निकलेगा, पूरा बिस्तर 5-6 बार गीला हो जाएगा पसीने से। पसीने से जब 5-6 बार गीला हो जाएगा तो फंगस आ जाएगी 7-8 दिन में, काली काली। तो चद्दर में आएगी और बिस्तर में आएगी तो आपकी बॉडी पे भी आएगी, बॉडी पे भी आएगी, खास करके बॉडी पे डेवलप होगी तो सड़ने लग जाएगा। लापरवाही का सबसे जीता जागता नमूना है ब्लैक फंगस।
आ गया समझ? नहीं तो फंगस कैसे हो गई? ये वाली बीमारी किसी एम्स में किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति टाइप का कोई आदमी अगर भर्ती हो जाए, बहुत बड़ा मंत्री, तो उसको तो नहीं हो रही है। ये आम अस्पतालों में गरीब लोगों को क्यों हो रही है, या फिर जो डॉक्टरों या नर्स के भरोसे मरीज जो छोड़ दिए गए उन्हीं में क्यों हो रही है? चेक ही नहीं किया गया, उसको जाके देखा ही नहीं गया, किसी ने देखा ही नहीं। तो ये इससे ज्यादा दुर्दशा जो है भारत में, मैं कोई दृश्य, ये कोई 1897-96 की बात नहीं है, अभी की 2020-21 की बात बता रहे हैं आपको, और आपने महसूस की होगी, पढ़ी होगी अखबारों में, और सारे अखबारों ने खुल के लिखा कि सरकार के आंकड़े झूठे हैं, सरकार के दावे झूठे हैं, असलियत ये है, खोल के बताया। लेकिन अभी कहीं है क्या कोई रिग्रेट फील कर रहा है क्या? कहीं से कोई माफी या कोई ऐसी भाषा में कोई नरमी, या वही अहंकार है, वही घमंड है, वही जोश है, वही उमंग है, और एक के बाद एक बीजी पताका फहरा रही है। कुछ नहीं होना जाना, तो कुछ होना भी नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, वर्कर्स की हालत यही रहेगी। तो हम बात कर रहे थे कहाँ की, चापेकर बंधुओं की, उस जमाने की, और ये आज भी क्या है, आज तो स्वतंत्र भारत है, ये तो कोई अंग्रेज नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों से भी गए भी थे। अभी के जो अधिकारी हैं अंग्रेजों से भी गए भी थे। उस समय तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी ना, अब तो सब कुछ है, पर पैसे खा चुके हैं। इनको लगता था कि कोई दूसरी लहर नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए जो पैसा है वो सारे खा गए, भयंकर पैसे खाए, भयंकर। इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं है। इतने इंजेक्शन नहीं, इतने इंजेक्शन की कहां जरूरत पड़ेगी, बीमार तो होते ही नहीं है। तो 40,000 इंजेक्शन क्यों? 500 मंगवा लो, 400 मंगवा लो, 40,000 मत मंगवाओ। किसी को जरूरत होगी 400 में से दे देंगे। 40,000 का क्या करना है, पैसे खा जाओ, बाकी सबके पैसे खा जाओ। 39,600 इंजेक्शन का पैसा खा गए। अब रिकॉर्ड में तो हो गया कि भाई मंगाए थे ना 40,000 इंजेक्शन, होंगे। तो कई लोगों को जिन्होंने पैसे नहीं खाए उनको तो लगता है 40,000 का ऑर्डर गया था, मतलब 40,000 अभी होंगे, तो अभी यूं हो जाएगा, ऐसा कर देंगे। अभी सबको सर्कुलेट करते हैं, देखो एक एक जिले में, वो तो कैलकुलेटर लेके भाग देने लगते हैं ना कि इतने जिलों में जाएगा तो इतने इतने इंजेक्शन आ जाएंगे, और वहां तो 400 है, वो तो केवल हमीदिया में खत्म हो जाएंगे। आ गया समझ? करप्शन, भयंकर करप्शन। उनको क्या उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की चीज आएगी और सारी पोलपट्टी बाहर आ जाएगी, उम्मीद ही नहीं थी। हर चीज का पैसा खा गए थे, हर चीज का पैसा खा गए थे। ऐसा नहीं कि अधिकारियों ने पहले से अलर्ट नहीं थे और ऑक्सीजन नहीं मंगवाए थे, या ये मशीन नहीं मंगवाई थी, या ये इंजेक्शन नहीं मंगवाए, सब कुछ किया था। लेकिन उसके बावजूद ये था कि ये सब पैसा भी पे हो गया था कंपनियों को, जो कंपनियां भेजने वाली थी। इसका मतलब ऑन द रिकॉर्ड तो पैसा पे कर दिया है आपने 100%, लेकिन असली में क्या पे किया आपने? उतना ही जितने उसने इंजेक्शन भेजे, बाकी बिल इतने का बन गया और रिकॉर्ड में, और उसने स्टॉक में बता दिया। और 2 साल और बीत जाते तो एक्सपायरी डेट हो जाती, और कोरोना अगर इस तरह से नहीं फैलता तो वो उसको बता देते कि एक्सपायर हो गया और हमने उसको नष्ट कर दिया, तो रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता और वो पैसा खा लिया गया। तो इसकी पोल पट्टियों की तो मैं आपको इतनी दास्तान बता सकता हूं, घंटों क्लास ले सकते हैं। आपको लगेगा कि पूरा ही बकवास है क्या? तो आपने क्या देखा फिर? अभी आपने क्या देखा था फिर? उस समय बकवास ही तो था, पूरा सिस्टम बकवास है, सड़ गया पूरा अंदर तक। इसलिए कम से कम हम अपने और अपने परिवार की रक्षा करें, किसी के भरोसे ना रहें। ध्यान रखिए, कुछ नहीं होना जाना है, कुछ नहीं, सीधी मौत मिलेगी, बहुत बुरी हालत है। तो ये तो खैर वो चीज है। तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, तो उस समय में तो नया नया था, तो ये था। यहां अगले चरण में वीडी सावरकर का पूरा परिवार था, 3 भाई थे, तीनों के तीनों इसी में इन्वॉल्व थे, सशस्त्र क्रांति।
अभिनव भारत और मित्र मेला जैसी संस्थाएं थी। तो वीडी सावरकर को इसलिए याद किया जाता है कि वो भारत के ऐसे सिपाही थे जिन्होंने बहुत पहले सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की थी और खास करके क्रांतिकारियों के आदर्श भी बने थे। वीडी सावरकर ने जो किताब लिखी थी 1857 की क्रांति के ऊपर कि आजादी का प्रथम युद्ध था, ये किताब क्रांतिकारियों की प्रिय पुस्तक थी, सभी क्रांतिकारी पसंद करते थे। कांग्रेस बीजेपी में ना जाए हम लोग, कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा अलग है। अगर आप वीडी सावरकर को वीर सावरकर लिखेंगे तो शायद कॉपी चेक करने वाला अंदाजा लगा लेगा कि आप बीजेपी से आते हैं, और केवल सावरकर लिखेंगे तो शायद अंदाजा लगेगा कि आप कांग्रेस से आते हैं। इसलिए आप वीडी सावरकर लिखना, ना वीर सावरकर लिखना ना सावरकर लिखना। आप क्या लिखोगे? वीडी सावरकर। इतिहास के विद्यार्थी को इस रूप में लिखना चाहिए। ठीक है ना, आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो उनको, क्लीन चिट दे रहे हो, ना उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो। तो हम लोग इतिहास के विद्यार्थी के हिसाब से, कल मैं आपको लैंग्वेज भी मेरी क्लास में भी बता रहा था कि अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर लिखता है तो अम्बेडकर के प्रति एक तरह की श्रद्धा दिखा रहा है, और केवल अम्बेडकर लिख रहा है इसका मतलब वो एक तरह से उनको अपमानित कर रहा है, यानी वो अम्बेडकर को पसंद नहीं करता। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखेंगे तो एक ऑफिशियल नाम होगा। तो आपकी लैंग्वेज में स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में थोड़ी एक आदर्श लैंग्वेज होती है हिस्ट्री की, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट की लैंग्वेज होती है। जैसे मैं कल भी बता रहा था क्लास में मेरे यहाँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं हम कब? जब हम भारत का प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। तो जब भी कभी आप भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम लो या लिखो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर या प्रथम प्रधानमंत्री, तब लिखो पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा। नेहरू को लेखक के रूप में दिखना तो आप लिख सकते हो, नेहरू लिखते हैं कि, श्री नेहरू लिखने की जरूरत नहीं है, पंडित नेहरू लिखने की भी जरूरत नहीं, नेहरू लिखते हैं कि। बच्चों के संदर्भ में बात कर रहे हो तो चाचा नेहरू लिख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस रेफरेंस में बात कर रहे हो, तब आपकी लैंग्वेज उस तरह की आएगी। ठीक है, और वो अप्रोप्रिएट होगी, उससे आप बायस्ड नहीं लगोगे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक पूर्वाग्रह है, और पूर्वाग्रह में अगर सामने वाला उस तरह का व्यक्ति हुआ तो वो आपको निपटा देगा, फिर मार्क्स कम हो जाएंगे। तो थोड़ी इसमें चालाकी नहीं कहूंगा मैं, इसको चतुराई कहूंगा। चतुराई और चालाकी में अंतर, चालाकी नेगेटिव वर्ड है। चतुराई मतलब आप चतुरता से काम लेते हो, बुद्धिमत्ता से काम लेते हो, इंटेलेक्चुअल बनो। ठीक है ना, केवल इमोशनल तरीके से लिखने से काम नहीं चलता। कई लोग अपने नेता को, जिसको हम लोग बहुत मानते हैं, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बहुत श्रद्धा भाव से लिखने की कोशिश करते, तो वो पकड़ा जाता है। दूसरे की श्रद्धा नहीं है तो वो आपको निपटाएगा, वो तो वहां बैठा ही इसीलिए। तो फिर आपको कहीं इस चक्रव्यूह में नहीं पड़ना, राजनीति में, पक्षपात में, और ये जो विचारधाराओं का खेल, इन सब झंझटों से हमको बाहर आना है। हमको हमारा ज्ञान बता करके हमको अधिकारी बनना है। तुम तुम्हारी राजनीति तुम करते रहो, तुमको जो करना है करो। वोट के लिए जो किया जाता है, भाषणों के लिए जो किया जाता है, सोशल मीडिया के लिए, फैन फॉलोइंग के लिए जो किया जाता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपकी अपनी एक भाषा होनी चाहिए, वो हिस्ट्री की भाषा, वो आपको वहां मिलेगी। कहाँ? इग्नू वाले में, ई ज्ञान कोश वाले में मिलेगा वो आपको। ठीक है, लेकिन एकदम हम इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें चाहे लिखी हुई भी हो, इग्नू के नोट्स में भी लिखी हो, विपिन चंद्रा में भी लिखी हो, एनसीईआरटी में भी लिखी हो, लेकिन उससे हमको बचना चाहिए। जैसे कि क्रांतिकारी आतंकवाद मेरे नोट्स में भी लिखी है, आप थोड़ा सा उसको काट लीजिएगा, क्योंकि हमारे नोट्स भी हमने बहुत पहले बनाए थे और उस समय ये चलता था, लेकिन अब बहुत विरोध होने लगा है उस चीज का। 2007 के बाद में मेरे नोट्स बने हैं 2001 से लेकर 2004 के बीच, और 2007 के बाद में बहुत माहौल बन गया है कि क्रांतिकारियों को आतंकवादी मत लिखो, क्रांतिकारियों को राष्ट्रवादी लिखो। तो क्रांतिकारियों को आतंकवादी अब नहीं लिखा जाता, तो थोड़ा आप भी बचिए आतंकवादी लिखने से। ठीक है, नहीं तो किताबों में आतंकवादी लिखा है, कम्युनिस्ट लेखकों ने सबने आतंकवादी लिखा है। और यूपीएससी ने भी प्रश्न पूछ लिया, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के चरणों को लिखिए, तो उसने यूपीएससी ने तो फिर यूपीएससी की खिंचाई हो गई थी उस साल। तो ये थोड़ा सा है, अभी देश बदल रहा है हमारा, और हम लोग जा रहे हैं राष्ट्रवाद की तरफ, और हम लोग धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे धार्मिक राष्ट्रवाद भी आएगा, और बहुत सारी चीजें होंगी, बदलाव होंगे, और बदलता रहता है, दुनिया बदलती है, डायनेमिक है।
और ये सब चीजें होती है, इसमें कुछ नया नहीं है, हर देश के साथ होता है। सभी देश बदले, हम भी बदलेंगे, हो सकता है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, भौगोलिक परिवर्तन आए, ऐतिहासिक चीजें बदल जाएं, स्थितियां बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, बहुत कुछ हो सकता है। और बदलाव के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। और जहां तक जन चेतना का सवाल है, अभी वो पूरी तरह से साथ है, जो सरकार है उसके साथ है, उसमें बदलाव की गुंजाइश अभी कुछ दिखाई नहीं देती। तो फिर ब्यूरोक्रेट्स तो उसी हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इसको निराशा नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि कदम ताल रिदमिक होना चाहिए ना, हमारा कदम ताल से काम चलता है, हमको ताल में ताल मिला के चलना पड़ता है। तो जैसी परिस्थितियां हैं, जैसी नेतागिरी है, जैसी डिमांड है, उस हिसाब से आप लिखोगे। आपको पसंद नहीं है तो क्या हो गया, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हो और कल से आपको उनका भाषण लिखने की ड्यूटी लग जाए आपकी, आप IAS बन जाओ और आपकी ड्यूटी लग जाए कि आप PMO में नौकरी लग जाए और आपको नरेंद्र मोदी का भाषण लिखना है, तो क्या लिखोगे? उनकी जो मानसिकता है उसी हिसाब से भाषण लिखोगे ना, कि अपने खुद के हिसाब से लिखोगे? तो उनकी मानसिकता के हिसाब से लिखो, ठीक है, डिपेंड करता है उसी पर। आप शराब नहीं पीते हैं, शराब पसंद भी नहीं करते हैं और आपको आबकारी विभाग मिल जाए तो आप दिन भर फोन पे आपके रिश्तेदार ही चिढ़ जाएंगे, बोले कैसा आदमी है। आप किसी शादी में खड़े हो, भतीजे की शादी है, शादी में बुलाया गया आपको और वो बोलते हैं तो कितने पेटी है, और तो 4 पेटी भिजवा दो ना उसको अब ऐसा भी फोन है आप कहोगे मतलब आजकल का ये शुरू कर दिया तुमने? बोला नहीं, मैं अधिकारी हूं। तो उसका तो मंत्री जी का आदमी था, तो ट्रक में मिला था। अच्छा ट्रक छोड़ो उसको, मंत्री जी का है तो कैसे पकड़ोगे उसको? बोले सर पर बहुत सारी अवैध शराब है। वो अवैध है तो क्या, मरने दो एक ट्रक, क्या हम क्या कर सकते हैं? फिर CM का फोन आएगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, तुम ही छोड़ दो तो ऐसे होता है। फिर बोले सर ये तो जहरीली टाइप की शराब है, ऐसी शराब है जो ये वाली नहीं है, ये इसका फार्मूला शराब का हमने टेस्ट कराया, तो बोले ये तो कुछ दूसरा ही है। तो कोई लोग मर रहे हैं क्या उससे? बोले नहीं। तो फिर वो कोका कोला समझ के पी रहे हैं, तो पीने तो हमको क्या करना पीना तो। आपके पास तरह तरह के फोन आएंगे, आप जवाब दोगे, आप कहोगे ये कौन सा काम आ गया। फिर नाम तो पंडित जी, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, ऐसा नाम भी रहता है कई बार। तो बोला अच्छा पंडित जी ने आजकल ये काम शुरू कर दिया तो ऐसी बड़ी बात नहीं, ठेके भी हैं पंडित जी लोगों के, मैंने मध्य प्रदेश में देखे हैं पंडित जी के ठेके शराब के, नाम भी लिखा रहता है ना, लाइसेंसी का नाम, तो पंडित जी हैं तो शराब बेच रहे हैं, उसमें क्या है, धंधा है, ऐसा कोई नहीं। जब वो धंधा कर सकता है तो आपकी तो नौकरी है, उसके लिए तो ऐच्छिक था, आपके लिए तो आप इच्छा से तो आबकारी में गए नहीं, आपकी तो ड्यूटी लग गई आबकारी में, वो हो गया। तो कभी कभी इसलिए सरकार की नीतियों के साथ आप जब जाओगे तो कई बार आपको आपके मन के हिसाब से नहीं मिला तो भी आपको करना पड़ जाएगा। कई बार होता है, कई बार ऐसी पोस्ट हो जाती है, सरकार ने बहुत सारी कंपनियां खड़ी कर रखी, तो प्राइवेट कंपनियों की तरह हो, जैसे बिजली विभाग वाली कंपनी और भी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनियों की तरह। अब आपके एथिक्स हैं, आपके एथिक्स हैं कि आपको फर्स्ट AC, सेकंड AC तक का किराया मिलता है, या फ्लाइट में जाते हैं तो आपको इकोनॉमी में मिलता है, उसका मिलता नहीं, तो VIP में आप बैठ नहीं सकते, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमी और बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास का किराया आपको नहीं मिलता क्योंकि वो 10 टाइम्स होता कई बार, और इकोनॉमी क्लास का आपको ऑफिस से मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने यदि किसी को कंपनी घोषित कर दिया और उसका चीफ आपको बना दिया, तो जैसे कंपनी के CEO जाते हैं ना, वैसे अब आप जाओगे, जबकि आप तो IAS थे, लेकिन आपकी हैसियत कैसी हो जाएगी, कंपनी के CEO जैसी हो जाएगी। तो आपको प्राइवेट लोगों को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट किया जाएगा। आप सेम IAS हो, 1 साल पहले दूसरे डिपार्टमेंट में था, आप इकोनॉमी में बैठते थे, अब आपका ट्रांसफर हो गया और आप गवर्नमेंट की कंपनी में चले गए, गवर्नमेंट एक कंपनी चला रही है, उस कंपनी में चले गए और उसके चीफ हो गए, तो अब आप बिजनेस क्लास में बैठ के जाते हो। पहले आपको वहां गाड़ी लेने आती थी, वो 3-4 लाख वाली गाड़ी लेने आती थी, 5 लाख वाली, अब आपको 50 लाख वाली गाड़ी रिसीव करने के लिए आती है।
आ गया समझ? पहले आप सिंपल होटल में ठहरते थे साधारण, अब आप 7 स्टार में, 5 स्टार से नीचे तो ठहरते ही नहीं हो। पहले आपका कमरा केवल 5,000 वाला होता था, अब आपका 50,000 रोज का कमरा है, ये 1 लाख रुपए रोज वाला कमरा है। ये एकदम से चेंज हो जाता है। तो आप कहोगे नहीं मैं तो आदर्शवादी हूँ, मैं तो गांधीवादी हूँ, मैं तो ऐसा रहा हूँ, मैं सरकार का वो यूज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपका स्टेटस सिविल सर्विसेज में एकदम चेंज होता है। कुछ भी होता है, जहां फिका जाओगे वहां वैसे रहना पड़ेगा। कुछ भी होगा, कुछ भी, सुबह क्या थे शाम को क्या हो जाओगे, आपको खुद को पता नहीं। तो जब ऐसी नौकरी है आपकी, तो फिर लिखने में भी हो जाओ, इधर से उधर क्या फर्क पड़ना है, लिखने में भी हो जाओ। तो इतना ही फ्लक्चुएशन आपके इसमें भी होना चाहिए लिखने में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था एप्रोप्रिएट लैंग्वेज तैयार करो। इसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट की लैंग्वेज में लिखते हैं, इकोनॉमी को इकोनॉमी की लैंग्वेज में लिखते हैं, ज्योग्राफी की अपनी एक लैंग्वेज है, बायो की अपनी एक लैंग्वेज है, पॉलिटी की अपनी एक लैंग्वेज है। ठीक है, सबकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। इन्वायरमेंट के समय में मुझसे आप लिखवाएंगे तो मैं 3 पेज लिखूंगा तो ऐसा लगेगा कि तो पूरी इन्वायरमेंट की लैंग्वेज, ये ना इंग्लिश है ना हिंदी है, बल्कि इन्वायरमेंट है। आपसे पूछेंगे लैंग्वेज क्या है, बोले इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैं उसमें पूरी टर्म्स और वो सारी वैसे ही डाल दूंगा। टर्मिनोलॉजी नाम सारे सब कुछ वही डले हुआ, मैं उसके सिवा बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी लैंग्वेज विकसित हो गई। इन्वायरमेंट में इतना कुछ हुआ है, इतने सम्मेलन हो चुके हैं, इतनी संस्थाएं बन चुकी है और इतने आर्टिकल आते हैं न्यूज़पेपर में, पत्रकारों ने, वैज्ञानिकों ने इतने शब्द बना दिए हैं इन्वायरमेंट के मामले में कि अब उसकी एक लैंग्वेज हो गई है। आप उस लैंग्वेज में लिख के देखो, आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। आप साधारण भाषा में लिख के देखो, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लिखोगे और आप लिखोगे कि नहीं कार्बन को जमा किया जाता है जमीन में, तो ये कैसा हो गया। कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग लिखो, आप कार्बन ट्रेडिंग लिखो और एक लिखता है कार्बन का व्यापार किया जाता है या कार्बन का ट्रेड किया जाता है, और सीधा ट्रेडिंग लिख दो, बहुत अंतर हो जाता है एकदम से। कार्बन फुटप्रिंट, कौन कितना आदमी कितना कार्बन खर्च करता है या कितना कार्बन उड़ाता है, जैसे रुपए पैसे उड़ाते हैं वैसे कितना कार्बन उड़ा देता है प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित समय सीमा में निश्चित इकाई स्थान पर, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। तो इसको आप कहो कि कार्बन को खर्च करने की व्यक्ति की क्षमता या ये इस टाइप से आप लिखोगे, या लिखो सीधा कार्बन फुटप्रिंट लिख दो, तो टर्मिनोलॉजी में बात हो रही है। तो आप केवल टर्मिनोलॉजी में बात करोगे, केवल टर्मिनोलॉजी में, तो आपका आंसर बहुत भारी भरकम लगेगा और एप्रोप्रिएट लगेगा, मार्क्स भी बहुत ज्यादा आएंगे। और आप देशी भाषा से काम चलाओगे, ग्रीन हाउस के बजाय या ग्लोबल वार्मिंग के बजाय दुनिया गर्म हो रही है ऐसे लिखोगे या वैश्विक ताप, हिंदी में तो और बेकार लगता है, वैश्विक तापन है ना, तो बहुत ही बेकार लगता है, ऐसा लगता है खाना पका रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं जमता। इसलिए हिंदी मीडियम बहुत पैदल हो जाता है, हिंदी मीडियम को बहुत नुकसान होता है, बहुत पनिशमेंट मिलता है। हिंदी में ही लिखना हो तो ग्लोबल वार्मिंग लिखना, आधा ग लो ब ल वार्मिंग ऐसे लिखना, मतलब इज्जत बनी रहेगी। वैश्विक तापन लिख दिया तो भौमिक तापन, वैश्विक तापन, ये बिल्कुल घटिया शब्द है। भूतापन ये नहीं लिखना, ठीक है, लिखना इंग्लिश ही, उसको हिंदी में लिख देना। आपको लगता है तो हिंदी में लिख देना। स्पेलिंग नहीं आ रही है आपको, वो कुछ है, कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हो, सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, तो हिंदी में लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर मार्क्स आ जाएंगे आपको। लेकिन हिंदी लिखने की कोशिश की तो चक्कर में पड़ जाओ, क्योंकि हिंदी मीडियम में इसीलिए बता रहा था कि उसमें टर्मिनोलॉजी को उतना अच्छे से आप प्रेजेंट नहीं कर पाते। इंग्लिश में ओरिजिनल उसमें कर लेते हैं, वो माफ कर देता है। आप कुछ खा भी गए बीच में तो भी माफ कर देता है, स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी माफ कर देता है, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो भी हो जाएगा, सेंटेंस चेंज हो रहा है तो भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। और नहीं भी समझ में आता तो इंग्लिश से इंप्रेस हो जाता है, कुछ लिखा है ठीक है, बारी बारी वर्ड देख करके इंप्रेस हो जाता है, उससे भी काम चल जाता है। तो लैंग्वेज तैयार कर, तो हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में लिख के लाइए। तो जरा लिस्ट बनाइएगा कि भारत में
कैसे लिस्ट बनाओगे? हमारे नोट्स जिनके पास है वो तो बहुत अच्छे से बना लेंगे क्योंकि उसमें बनी हुई है। तो सन, आज का होमवर्क, ईयर, कौन से सन में कौन सी क्रांति हुई, क्रांति का नाम, क्रांति या घटना, क्रांतिकारियों के नाम, किनने ये घटना को अंजाम दिया, और उसका रिजल्ट या उद्देश्य क्या निकला, क्या उद्देश्य था, परिणाम क्या था उसका। अगर उसको फांसी पे, क्रांतिकारी को फांसी पे चढ़ाया गया पकड़ के, तो वो भी। और दूसरा लिस्ट बनेगा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला लिस्ट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, दूसरा विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये लिस्ट बनाओ, फिर मैं आगे की बात आपसे कल करूंगा, क्रांतिकारियों में भी करेंगे और कुछ हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एथिक्स समझ में आया, एथिक्स कैसे लेते हैं, है ना? एथिक्स की बात समझ में आई कि अगर ये सब हिस्सा है तो यहाँ से एथिक्स कैसे लेंगे। तो वही मैंने कहा ना, मसल पावर डेवलप नहीं होने देंगे उस टाइप का। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परमन्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहां पर, अन्न जहां का, ज्ञान जहां से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की